हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हमारे महाराजा बैच की पहली एमसीक्यू क्लास है। तो आज की क्लास हमारी रिकॉर्डेड होगी, लाइव क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। लेकिन सिस्टम पूरा अपडेट करवाना पड़ रहा है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे कि हमने कोशिश पूरी करी है। हमारी टीम लगभग 15 दिन से इसमें लगी हुई है कि आपकी लाइव एमसीक्यू क्लास हो जाए, लेकिन क्या करें, समस्याएं सारी एक साथ आनी थी। पहले कैमरा का इशू आया तो फिर कैमरा नया ऑर्डर किया, फिर नेट की स्पीड में दिक्कत आई तो फिर नेट की स्पीड भी बढ़वा दी। अब सिस्टम ही साथ नहीं दे रहा है, क्वालिटी वैसी नहीं मिल पा रही है, और क्वालिटी अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए हमने सोचा कि अब क्लास को और पोस्टपोन नहीं करते हैं। क्वालिटी के साथ तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो हम रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे लाइव क्लास चल रही हो। मैंने प्रीमियर सेट कर दी है, लेकिन आपकी कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। लेकिन अगली बार जब भी हमारी लाइव क्लास होगी तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन पूरे अच्छे से हम आज की जो हमारी एमसीक्यू क्लास है उसमें सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है, जो भी महाराजा बैच में हमने टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं में से हम एमसीक्यू निकाल कर लाते हैं, क्वेश्चंस निकाल कर लाते हैं और उन्हीं पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक भी कवर हो जाए, आपको नोट्स भी मिल गए और आपके साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कि जो महाराजा बैच की एक जो फैसिलिटी हमने दे रखी है इंस्टॉलमेंट की, जो 30 सितंबर तक लास्ट थी, लेकिन स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि मैम हम जॉब करते हैं, हमारी सैलरी लेट आती है, तो आप प्लीज थोड़ा और बढ़ा दीजिए, इसको 10 सितंबर तक कर दीजिए। तो हम तो आपके लिए बैठे हैं, तो 10 अक्टूबर तक हमने वो कर दिया। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो इसका फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमेशा मैं एक बात कहूंगी कि एमसीक्यू केवल आप प्रैक्टिस के लिए रखिए, क्योंकि एमसीक्यू हमारा केवल उसलिए होता है कि हम ये देख पाए कि हम कितनी गहराई में हैं, कितने पानी में हैं, हमने टॉपिक को कितने अच्छे से कवर किया है। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से कवर किया है तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, कितना भी टफ पूछा जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं जो क्वेश्चन लाती हूँ वो आपने टॉपिक पढ़ा है उसी में से लेकर आती हूँ, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। और अगर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए जरूरी है। अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार रीड करना है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़िए, 2 बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 3 बार पढ़िए। लेकिन कॉन्फिडेंटली कभी भी, जल्दबाजी में कभी भी आपको राइट कोई सा भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ऑप्शन को भी देखिए। मान लो आपको कोई क्वेश्चन मतलब इसमें से नहीं आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो अगर आपको इन ऑप्शंस में से किसी 2 का भी याद होगा कि भैया इनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में आपको पता है, तो आपके लिए आसानी होगी बाकी के दोनों में से। वहां पर आपके जो राइट आंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, कि आपने सुना होगा कि वाक्य एक होता है रोको मत। देखो, उदाहरण है केवल कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहां गलती हो सकती है। रोको मत कोमा जाने दो, ठीक है। और एक होता है रोको मत जाने दो। अब यहां पर क्या अंतर है आप देखिए, यहां पर केवल एक कोमे का अंतर है और पूरा वाक्य चेंज हो गया। एक कह रहा है कि रोको मत जाने दो और एक कह रहा है रोको मत जाने दो। केवल एक वाक्य का अंतर है। तो ये पढ़ने में आपने अगर गलती कर दी, आपने अगर इसको ये पढ़ लिया तो कितना अंतर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि वहां पर गलती करते हैं, अक्सर गलती वहीं पर होती है कि हमें याद होते हुए भी हम उसको गलत करके आ जाते हैं। और जब आंसर शीट हमारे सामने आती है तो फिर हमें लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था यार, मुझे ये इसकी गलती कैसे हो सकती है, ठीक है। तो वो इस वजह से गलती होती है, क्योंकि आप क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे से देखते नहीं है। देखिए,
अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। पहला है सीरम कंटेन ब्लड एंड फिब्रिनोजन। तो हमने ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ा है, ये जो है आपका ब्लड के ऊपर है। आपने अगर ब्लड अच्छे से पढ़ा है, देखिए ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड में होता है आपका, ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है। तो ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती है। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, फिर इन पर आते हैं। तो ब्लड में ये है आपका होल ब्लड। जब इस होल ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, होल ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो आपकी जो ब्लड सेल्स है वो नीचे सेडिमेंट हो जाती है और ऊपर आपका प्लाज्मा रह जाता है। ठीक है, ये जो लिक्विड पार्ट है। और 55% आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये ब्लड सेल्स होती है। कितनी होती है ये हम पूरा अच्छे से ब्लड में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में होती है। प्लाज्मा में वाटर होता है 91%, प्रोटीन होते हैं 7% और अदर सॉल्यूट्स होते हैं 2%। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड में होता है। इतना आपने समझ लिया। अब आप ऑप्शंस पर आइए यहां पर कि यहां पर ये ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, इतना ही समझिए, उसके बाद में बात करते हैं आगे की। देखिए, पहला कह रहा है कि सीरम कंटेन ब्लड एंड फिब्रिनोजन। क्या सीरम में ब्लड एंड फिब्रिनोजन होता है? अब थोड़ा सा सीरम के बारे में बताती हूं कि सीरम मतलब कि आपने मान लो एक ट्यूब आपके पास में है, ये 2 ट्यूब ले लेते, चलो 2 ट्यूब हमने ले ली। एक ट्यूब ऐसी ट्यूब है जिसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। एंटीकोगुलेंट का काम क्या होता है, आपके ब्लड को क्लॉट होने से बचाना। तो ऐसी ट्यूब जिसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, तो इसमें अगर हम ब्लड लेंगे तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और इसमें कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है, इसमें जब आप ब्लड लेंगे तो इसमें आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और जब इन दोनों ट्यूब को आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें जो ऊपर आपका लिक्विड वाला पार्ट आएगा उसको हम प्लाज्मा कहेंगे, और इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा और नीचे वाला पार्ट होगा, नीचे वाला तो आपका पूरा क्लॉट बन चुका होगा और जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम सीरम कहेंगे, क्योंकि आपका ब्लड नीचे पूरा क्लॉट हो गया है। और उस सीरम यानी कि उस ब्लड को क्लॉट करवाने में आपका फिब्रिनोजन भी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि फिब्रिनोजन क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है। तो क्या कह रहा है कि सीरम कंटेन ब्लड एंड फिब्रिनोजन। अब यहीं पर गलत हो रहा है ना कि सीरम कंटेन ब्लड। तो सीरम तो एक फ्लूइड है, वो ब्लड कैसे हो सकता है, वो ब्लड का एक पार्ट है और उसमें फिब्रिनोजन नहीं होता है, क्योंकि फिब्रिनोजन से तो ब्लड क्लॉट हो गया है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर दूसरा कि प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट। अब यहीं पर देखिए ना कि प्लाज्मा इज ब्लड, प्लाज्मा एक फ्लूइड है जो स्ट्रॉ कलर का होता है, जो कि ब्लड का एक पार्ट है। तो यहां पर ये वाला भी गलत हो गया। फिर आता है कि ब्लड कंप्राइजेस प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो अब यहां पर देखिए, हमने कहा कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, बिल्कुल सही जी। आरबीसी होती है, बिल्कुल सही। क्या डब्ल्यूबीसी होती है, बिल्कुल सही। और प्लेटलेट भी होती है। सो यहां पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ने सी के बारे में सोचा वो बिल्कुल सही है कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा होता है। फिर आता है डी। डी का क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि डी क्या है, लिम्फ इज प्लाज्मा विथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो लिम्फ भी एक क्या है, बॉडी फ्लूइड है। लिम्फ भी क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, लेकिन लिम्फ में आरबीसी नहीं होती है। वहां पर डब्ल्यूबीसी का एक टाइप हो सकता है, तो डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं। तो यहां पर लिम्फ में आरबीसी नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। तो यहां पर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर अगला क्वेश्चन कहता है कि डब्ल्यूबीसी विच रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामिन। डब्ल्यूबीसी का वो टाइप जो कि हेपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करता है, क्योंकि हमने जो भी टाइप्स लिए हैं यहां पर ये डब्ल्यूबीसी के ही हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमने अच्छे से पढ़ी है कि व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है आपकी बॉडी की रक्षा करना।
फाइट करना, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो उससे लड़ाई करना, उनको मारना, मतलब कि वो हमारी बॉडी को बचा रही है किसी भी बीमारी होने से। तो डब्ल्यूबीसी का ये मेन फंक्शन होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं। ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा है ना। देखिए अभी जो हमारी सीरीज चल रही है ना, वो पहले सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन हमने पहले सप्ताह में जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं वो वाली सीरीज चल रही है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ब्लड से प्लाज्मा से, और 1-2 क्वेश्चन इसमें आपके जो ब्लड कलेक्शन वाले टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें से भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहां पर तो डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं। डब्ल्यूबीसी का हमने पढ़ा है कि मैम 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है? एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, और एक होता है ग्रेन्युलोसाइट। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो जिसने पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो लाइव क्लास लेंगे तो उसमें एक मेरा भी फायदा रहेगा कि मुझे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, कौन अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक है, आपको तो पता चलेगा ही सही आपकी गहराई, लेकिन मुझे खुद को भी पता चलेगी कि कौन स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है। देखिए आपका ये जो समय है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल भी इस तरीके से मत गवाइए। बस आपका काम है मेहनत करना, क्योंकि देखो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप बस अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो आपका कर्म है पढ़ाई करना, मेहनत करना, और आपका फल है रिजल्ट। तो अगर आपने कर्म अच्छे से किया है तो आपका रिजल्ट भी 100% अच्छा ही आएगा। तो आपका फोकस आपके कर्म पर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पर, कि रिजल्ट क्या आएगा, कब तक आएगा। आपने अगर अच्छा स्कोर कवर किया है, अगर आपने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को हम डिवाइड करें तो फर्दर ये 3 टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक, और ए ग्रेन्युलोसाइट में आपके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो चलो इनको भी लिख लेते हैं। एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। तो यहां पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डब्ल्यूबीसी विच रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन। तो डब्ल्यूबीसी कौन सी डब्ल्यूबीसी हिपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करती है? तो यहां पर हमने देख लिया न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो यहां पर देखो न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है और मोनोसाइट है। तो इनका फंक्शन अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इनका फंक्शन देखिए, जैसे न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है तो इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, सबसे पहले लड़ने के लिए यही जाती है। फिर आता है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का काम होता है कि जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है तो उस वक्त आपकी इओसिनोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है बेसोफिल, और बेसोफिल क्या करती है? बेसोफिल ही तो आपकी हिपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करती है। हिपेरिन क्या है? एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। और हिस्टामिन जो है, जब कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, जब भी कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, तब आपके बेसोफिल हिस्टामिन को रिलीज करती है। सो राइट आंसर आपका यहां पर कौन सा होगा? ए, बेसोफिल। तो बेसोफिल ही डब्ल्यूबीसी का वो टाइप है जो कि हिपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करता है। बाकी के अदर के फंक्शन भी देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल का मैंने बता ही दिया, फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट का एक टाइप है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और मोनोसाइट का काम क्या होता है? मोनोसाइट का काम भी होता है आपका फेगोसाइटोसिस का, जो कि न्यूट्रोफिल का होता है। और इओसिनोफिल का फंक्शन भी हमने देख ही लिया है। तो जिसने डब्ल्यूबीसी अच्छे से पढ़ी है उसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो सभी को पता चल गया, इसका राइट आंसर है बेसोफिल। अगला क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड, वो है यहां पर विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है? ऐसा क्या प्रेजेंट होता है आपके ब्लड के अंदर जिसके कारण आपके ब्लड का कलर रेड होता है? देखिए यहां पर क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो हम थोड़ा बता देते हैं आपको ब्लड के अंदर।
ब्लड के अंदर क्या होता है, आपकी ब्लड सेल्स होती है, और ब्लड सेल्स में आपकी एक ऐसी सेल प्रेजेंट है जिसे आप कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या है? रेड ब्लड सेल, ये है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के कारण आपका ब्लड जो है वो रेड होता है, क्योंकि ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा मिलियंस में आरबीसी प्रेजेंट होती है और इसका कलर रेड होता है, इसका कलर रेड होता है। लेकिन आरबीसी, अब देखो यहां पर आपको आरबीसी तो कहीं दिख नहीं रही है, दिख रही है क्या किसी को? तो आरबीसी तो यहां है नहीं, तो फिर क्या ऑप्शन यहां पर सही हो सकता है? इतना हमें पता है कि आरबीसी के कारण होता है, क्योंकि आरबीसी बहुत ज्यादा होती है, वो रेड कलर की होती है, लेकिन आरबीसी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो रेड होती है? तो क्या हो सकता है हमारा यहां पर सही आंसर? देखिए, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा तो हमने अभी पढ़ा है कि प्लाज्मा क्या है, एक फ्लूइड है जो कि स्ट्रॉ येलो कलर का होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, सो ये हमारा गलत आंसर है। फिर दूसरा हो सकता है हीमोग्लोबिन। अब देखो, हीमोग्लोबिन के बारे में आपने पढ़ा है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आपकी आरबीसी के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो सकता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है जो कि आपकी आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। अगर आप हीमोग्लोबिन को फर्दर ब्रेक करेंगे, अगर आप हीमोग्लोबिन को फर्दर ब्रेक करेंगे, देखिए, तो यहां पर इसको हम तोड़ सकते हैं हीम और ग्लोबिन में। तो ग्लोबिन जो है वो आपका प्रोटीन वाला भाग है, ग्लोबिन कौन सा है? प्रोटीन वाला भाग है। देखो, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है, हीमोग्लोबिन में सारी चीजें आपकी रिवाइज हो रही है। यहाँ पर आपके जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हमने ब्लड सेल्स जितनी भी पढ़ी है, प्लाज्मा पढ़ा है, सभी का रिवीजन आपका हो रहा है यहाँ साथ ही साथ। तो एक और अच्छी बात ये भी है। अब देखिए, हीम की अगर हम बात करें तो हीम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, आयरन और फोरफायरिन। आयरन और फोरफायरिन। तो आयरन जो है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना जरूरी है, हमारे टिश्यू को, हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है आयरन, इसलिए कहा जाता है ना कि हमेशा आयरन कंटेनिंग फूड खानी चाहिए। पालक खाइए जिसमें आयरन ज्यादा हो, हरी सब्जियां खाइए, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो ऐसी चीजें खाएं, ना कि पिज्जा, बर्गर, जो कि और इसको रिड्यूस करता हो। ठीक है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में रिड्यूस करते हैं। तो ऐसी चीजें ना खा के हम ऐसी चीजें खाएं ताकि हमारा हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में रहे। आपने देखा होगा किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो पूरी स्किन कैसे दिखाई देती है? हल्के से पैलर पैलर दिखाई देती है। और जिसमें हीमोग्लोबिन अच्छा होता है उनके गाल भी अच्छे रेडिश रेडिश दिखाई देते हैं। नाखून के यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा अच्छा कलर आपको, रेड रेड कलर आपको दिखाई देता है। देखिए, बात करते हैं फोरफायरिन की। तो फोरफायरिन जो है यही एक पिगमेंट है जिसके कारण आपके आरबीसी का कलर रेड होता है, फोरफायरिन के कारण। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपके हीमोग्लोबिन के, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन और हीम से। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ यहाँ पर? हमारा हीमोग्लोबिन। तो जो भी स्टूडेंट का राइट आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। देखिए, फिर आता है सी, तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कारण तो होगा नहीं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के तो नाम में ही व्हाइट है, उसका वो क्या ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करवाएगी? तो ये भी आपका गलत है। फिर हीमोसाइनिन। देखो, हीमोसाइनिन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हीमोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर देता है। क्या करता है? ब्लू कलर देता है। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें ब्लू कलर देता है। ये भी एक प्रोटीन ही है, ये भी एक पिगमेंट है, लेकिन इसका कलर कौन सा होता है? ये ब्लू कलर प्रोवाइड करवाता है, इसलिए यहां पर, और इनवर्टिब्रेट के अंदर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? थर्ड का बी, हीमोग्लोबिन। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, यहां पर स्ट्रक्चर भी बताया गया है हीमोग्लोबिन का, कि हीमोग्लोबिन जो है वो कैसा होता है, हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऐसा प्रेजेंट होता है। देखिए, ये है आपकी आरबीसी, और आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर ये आपका आयरन का मॉलिक्यूल्स है, ये रेड आयरन का मॉलिक्यूल्स है ये, और ये जो आपको चारों ओर जो ये प्लेट जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये रिंग है,
ये रिंग है जो 4 फायरिन हमने देखा ना, वहां पर ये पायरोल रिंग है, पायरोल रिंग है। और इसमें ग्लोबिन वाला पार्ट देखा तो ये 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये चेन है, अल्फा और बीटा चेन है, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि प्रोटीन वाला पार्ट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ में आया यहाँ पर आपको। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा 4th, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर ड्रॉविंग ब्लड। जो ब्लड कलेक्शन हम करते हैं तो करेक्ट ऑर्डर क्या है। देखो ब्लड कलेक्शन करना तो सभी को आता होगा, नॉर्मली प्रोसीजर तो सभी को पता होगी। अब आपको एग्जैक्ट प्रोसीजर पता है या नहीं है, आप कैसे ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वो भी जरूरी है। तो हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हुए हमें चलना है अगर हमें एक गुड टेक्नीशियन बनना है तो। ठीक है, देखिए यहां पर कि कह रहा है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर ड्रॉविंग ब्लड, यानी कि हमने ब्लड कलेक्ट किया है तो हम ब्लड किसके अंदर ले रहे हैं, ट्यूब के अंदर ले रहे हैं। तो जब हम इन ट्यूब के अंदर ब्लड लेते हैं तो उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है, इन सभी में से करेक्ट ऑर्डर क्या है आपका। पहले आपको कौन सी ट्यूब के अंदर ब्लड लेना चाहिए, कौन सी ट्यूब के अंदर ब्लड लेना चाहिए, आप आंसर देखिए। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। कौन सी ट्यूब के अंदर हमें पहले ब्लड लेना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं ब्लड कलेक्ट करते हैं, हमारे पास जो भी ट्यूब है लगा देते हैं अंदर, उसका ब्लड आ जाता है। तो यहां पर ये ऑर्डर पता होना चाहिए ताकि हम कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सके। जो एडिटिव है इसके अंदर, जो एडिटिव है, जो एंटीकोगुलेंट है, उनमें कोई कंटामिनेशन नहीं हो, हमारे टेस्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। इस वजह से ये करेक्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्यूब में हमें सबसे पहले ब्लड लेना चाहिए। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही हो सकता है। तो यहां पर देखो मैं एक ट्रिक बताती हूँ इसकी, कि यहां पर लिख लेते हैं कि ब्रदर राहुल यस्टरडे गिव, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लविंग गिफ्ट। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं नीचे लिख रही हूं लविंग गिफ्ट। इससे आप करेक्ट ऑर्डर को याद रख सकते हो कि सबसे पहले आपको ब्लड कौन सी ट्यूब में लेना है। अब इससे कैसे याद रखोगे, तो देखिए बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू, तो ब्लू यहां पर हमारी कौन सी है, एक तो ये है। तो ब्लू मतलब जो सोडियम सिट्रेट वाली ट्यूब होती है। अब सोडियम सिट्रेट में आपके पास 2 ट्यूब होती है, एक तो ब्लैक टॉप वाली, क्योंकि इसमें ब्लैक का कहीं नाम नहीं आया है तो आप ब्लैक और ब्लू, बी से ब्लैक और ब्लू याद रख सकते हैं। तो देखिए ब्लैक और ब्लू यानी कि जो सोडियम सिट्रेट वाली ट्यूब है, सबसे पहले हमें इनके अंदर ब्लड कलेक्ट करना है। अब आपको कितनी ट्यूब चाहिए, मान लो किसी का टेस्ट जो है वो केवल कोएगुलेशन टेस्ट है, या फिर आपको केवल 2 ट्यूब में ब्लड लेना है, मान लो आपको रेड और पर्पल में लेना है, तो लेकिन इसमें से भी आपको देखना है कि इन दोनों में से पहले आपको कौन सी ट्यूब में लेना है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सभी ट्यूब में ब्लड लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, कभी होता नहीं है, या तो 1-2 में लोगे, 3 में ले लोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 में ले लेते हैं। तो आपको जितनी भी ट्यूब में ब्लड लेना है आप करेक्ट ऑर्डर से चलिए, ठीक है। तो पहला आपको लेना है ब्रदर, ब्रदर से आप याद रखेंगे ब्लैक और लाइट ब्लू, इन दोनों के अंदर आपको लेना है। जो सोडियम सिट्रेट है सबसे पहले उसके अंदर लिया जाता है। फिर आएगा राहुल, तो पहले हमारी कौन सी हुई, यहां पर हम लिखते हुए चलते हैं ब्लू, ठीक है। और राहुल, राहुल से आर, आर मतलब कि रेड, तो जो रेड टॉप वाली ट्यूब है ये रही, तो सेकंड आपको रेड के अंदर लेना है, ठीक है। अब वाई से आप याद रखिए यस्टरडे, ब्रदर राहुल यस्टरडे, वाई से आप याद रखिए येलो, क्या होगा येलो, येलो के अंदर आपको लेना है, ये रही आपकी। तो 3rd नंबर की ये रही आप। फिर 4th आता है गिव। अब गिव में जी जो है आपका 2 जगह आता है, एक तो ग्रे में भी आता है और एक ग्रीन में भी आता है। तो पहले आपकी कौन सी आएगी, पहले आपकी ग्रीन आएगी। तो 4th नंबर पे आपकी कौन सी है, एक मिनट में थोड़ा सा और इसको करेक्ट करती हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो पहली हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी रेड हो गई, तीसरी हमारी येलो हो गई और 4th हमारी ग्रीन हो गई। तो समझ में आया, ब्रदर राहुल यस्टरडे गिव, यानी कि यहां पर आपकी ग्रीन ट्यूब हो गई। फिर आता है आपका लविंग, लविंग से कौन सी आएगी, लेवेंडर,
लेवेंडर मतलब कि ये जो पर्पल कलर की ट्यूब है ये वाली, और फिर 6 आएगी आपकी ग्रे वाली। ठीक है, ये हो गई ग्रे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये आपके लिए एक ट्रिक है याद करने की, अगर नहीं रहता हो तो। बाकी आपको पता है तो अच्छी बात है, याद रख सकते हैं तो। देखिए, और उसके अलावा एक चीज और आपको बता देती हूँ, अगर आपको ब्लड कल्चर्स के लिए भी सैंपल भेजना है तो पहले हमेशा इसमें लिया जाता है, उसके बाद आपकी ये ब्लड कलेक्शन वाली ट्यूब आती है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है, कि पहले येलो आया है फिर ग्रे आया है, तो येलो के बाद तो ग्रीन आना चाहिए, तो यहीं पर आपका गलत हो गया है ना। तो फर्स्ट तो ये हो गया। फिर आ गया टाइगर टॉप। टाइगर टॉप का मतलब है जो रेड टॉप वाली ट्यूब है। ठीक है, तो पहले आपकी रेड आएगी, फिर लेवेंडर आएगी, फिर ग्रे आएगी। तो हो सकता है क्या क्या ये राइट आंसर आपका हो सकता है, पहले टाइगर टॉप, फिर लेवेंडर और फिर ग्रे। राइट आंसर आपका ये है, क्योंकि हम देखिए ना यहाँ पे पहले आपका रेड आया है, ये रेड आ गया है, अब रेड के बाद येलो और ग्रीन आना चाहिए था, लेकिन हम करेक्ट सीक्वेंस में चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको रेड के बाद येलो और ग्रीन में ही लेना हो। आपके पास अगर ये दोनों ट्यूब नहीं है, आपको इन दोनों के ट्यूब में रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इसके बाद डायरेक्ट लेवेंडर चाहिए, लेकिन हम सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, कि रेड के बाद आपकी लेवेंडर आई है, लेवेंडर के बाद आपकी ग्रे आई है, तो ये आपका राइट आंसर होगा बी वाला। फिर आता है सी। देखो ये तो गलत ही होगा ना, क्योंकि येलो के बाद लेवेंडर लिया है, तो येलो के बाद लेवेंडर लिया है, लेकिन लेवेंडर के बाद इन्होंने रेड लिया है, तो रेड पहले आएगा येलो से पहले, तो ये आपका गलत हो गया। फिर नॉन ऑफ द अबाउट, तो ये तो आपका गलत आंसर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ, तो आपको एक करेक्ट ऑर्डर जो है वो कलेक्शन का पता होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट ने बी ऑप्शन जो सही किया है वो आंसर उसका सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ के बाद में फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, कि द क्लियर फ्लूइड द सेपरेट व्हेन ब्लड क्लॉट इज नॉन एज। क्या कह रहा है कि जब हम ब्लड को क्लोट करते हैं, एक मिनट क्वेश्चन चेंज हो गया है, चलो आंसर इसका पहले ही पता चल गया आपको, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बारे में समझ लेते हैं हम, कि द क्लियर फ्लूइड द सेपरेट व्हेन ब्लड क्लॉट इज नॉन इन। व्हेन ब्लड क्लॉट, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि हमने अभी पढ़ा ना कि जब ये आपके पास में ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है, ठीक है, ये ब्लड क्लॉट हो गया है, और इसके ऊपर का जो सीरम सेपरेट, उसके ऊपर का जो फ्लूइड सेपरेट हुआ है, इसके ऊपर का ये जो फ्लूइड सेपरेट हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि जब हम एक विदाउट एंटीकोगुलेंट वाली ट्यूब के अंदर ब्लड लेते हैं तो ये ब्लड नीचे क्लोट हो जाता है और ऊपर वाला भाग जो है वो सीरम कहलाता है। सो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ब्लड सीरम। चूंकि ये आपको पहले ही पता चल गया था, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया, कि ब्लड सीरम जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। आरबीसी नहीं होगी, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगी, और प्लाज्मा भी नहीं होगा। प्लाज्मा कब कहेंगे, कि जब हम एंटीकोगुलेंट ट्यूब के अंदर ब्लड लेते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि विच फेज ऑफ, देखो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, कि विच फेज ऑफ लेबोरेटरी वर्क फ्लो इज फ्लेबोटॉमी एंड। देखो फ्लेबोटॉमी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। फ्लेबोटॉमी का मतलब होता है कि वेनी पंक्चर, वेनी पंक्चर मतलब कि वैन को पंक्चर करके हम ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं। वेनी पंक्चर, वैन को पंक्चर करके हम ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम फ्लेबोटॉमी कहेंगे, पंक्चर। ठीक है, तो उसको हम फ्लेबोटॉमी कहेंगे। अब यहां पर देखिए फ्लेबोटॉमी के अलावा एक टर्म और यहां पर आता है, वो है फ्लेबोटॉमिस्ट। फ्लेबोटॉमिस्ट, फ्लेबोटॉमिस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लेबोटॉमिस्ट का मतलब होता है कि जो टेक्नीशियन या फिर यूं कह सकते हैं कि कोई भी नर्सिंग ऑफिसर, कोई भी टेक्नीशियन या नर्सिंग ऑफिसर जो कि ब्लड को कलेक्ट करता है, उसको हम फ्लेबोटॉमिस्ट कहते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, टेक्नीशियन जो भी ब्लड को कलेक्ट करता है उसको हम फ्लेबोटॉमिस्ट कहते हैं। अब देखिए यहां पर ब्लड कलेक्ट हम कर रहे हैं, यानी कि टोटल बात किसकी हो रही है, आपके ब्लड कलेक्शन की।
तो ब्लड कलेक्शन करते समय यहां पर कौन सी फेज हो सकती है, क्योंकि 3 टर्म यहां पर आपको दिए गए हैं, एनालिटिकल, प्री एनालिटिकल, पोस्ट एनालिटिकल। तो एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल का मतलब होता है कि जब आप टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, लैब में कोई सा भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ब्लड कलेक्शन हो गया है, सारी प्रोसीजर हो गई है, उसके बाद आपके पास में आया और आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है। जैसे हीमोग्लोबिन है, तो अब आप हीमोग्लोबिन को लगाने की प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें आप मिला रहे हैं, सैंपल को मिक्स कर रहे हैं या रन करवा रहे हैं, और उसके बाद में आपके पास तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एनालिटिकल मतलब कि आपका जो टेस्ट है वो परफॉर्म हो रहा है, मतलब ब्लड कलेक्शन तो हो गया है, तो ये वाली फेज तो आपके फ्लेबोटोमी के टाइम पे नहीं हो सकते। सो एनालिटिकल हमारा रॉन्ग आंसर है। फिर सेकंड हो सकता है प्री एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल मतलब कि एनालिटिकल का मतलब क्या बस समझा हमने कि जब टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, तो टेस्ट परफॉर्म होने से पहले की जो स्टेप्स है। अब टेस्ट परफॉर्म कब होगा? जब आपने ब्लड कलेक्शन किया है। तो ब्लड कलेक्शन में जितनी भी प्रोसीजर आपकी हुई है वो सारी प्री एनालिटिकल के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? प्री एनालिटिकल। और पोस्ट एनालिटिकल मतलब कि पूरा टेस्ट भी आपका परफॉर्म हो गया, तो पहले आपका प्री एनालिटिकल होगा, फिर एनालिटिकल, फिर पोस्ट एनालिटिकल। तो ये भी आपका गलत आंसर है, ये भी आपका गलत आंसर है। राइट आंसर आपका कौन सा है? प्री एनालिटिकल। अब देखो यहां पर लैब में जो एरर होती है ना, मोस्ट ऑफ एरर आपकी प्री एनालिटिकल में ही होती है, ब्लड कलेक्शन में, क्योंकि यहां पर जितनी भी एरर होगी वो पूरी एरर यहां पर भी होगी, एनालिटिकल में भी होगी और पोस्ट एनालिटिकल में भी होगी। मान लो जैसे कि आपका प्री एनालिटिकल एरर में हो सकता है कि आपकी क्वांटिटी जो है वो सफिशिएंट नहीं हो, क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है तो टेस्ट भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं होगा, आपका रिजल्ट भी गलत आएगा। फिर क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं, उसके अलावा हो सकता है हीमोलाइज्ड सैंपल हो। अगर सैंपल हीमोलाइज्ड है तो ये भी आपकी प्री एनालिटिकल एरर के अंदर आता है। या फिर लेबलिंग प्रॉपर नहीं हुई हो, लेबलिंग यानी कि नाम में मिसमैच हो गया, नंबर में मिसमैच, एज में मिसमैच, तो ये सारा लेबलिंग के अंदर आता है। फिर हो गया यहाँ पर आपका लेबलिंग के अलावा हीमोलाइज्ड और क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है आपका कि आपने अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रही हो, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रही हो सैंपल की, ठीक है, तो ये प्री एनालिटिकल अंदर क्या आता है। फिर एनालिटिकल जैसे कि आपका रिएजेंट जो है वो कैलिब्रेट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से एक्यूरेसी नहीं है, तो उसमें आपका एनालिटिकल आता है। फिर पोस्ट एनालिटिकल मतलब कि रिजल्ट, अब आपको रिपोर्टिंग कर रही है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग अगर गलत हुई है तो वो पोस्ट एनालिटिकल के अंदर आता है। और फॉलो अप यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन है। सो राइट आंसर क्या हुआ आपके 6 नंबर के क्वेश्चन का? प्री एनालिटिकल, जो कि फ्लेबोटोमी के अंदर आता है, ठीक है। तो सभी ने राइट आंसर प्री एनालिटिकल ही किया होगा, आई होप। अब आता है अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन, यानी कि ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मा प्रोटीन मतलब कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, और प्लाज्मा हम सभी ने पढ़ा है जो कि कितना होता है? 55% प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मा में हम 3 प्रोटीन पढ़ते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पढ़ते हैं? एल्बुमिन। 55% प्लाज्मा में आपका ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 7 to 8% होता है, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो प्लाज्मा प्रोटीन में आपका एक है एल्बुमिन, एक है ग्लोब्यूलिन और एक है फिब्रिनोजन। अब इन तीनों के फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है। एल्बुमिन काम करता है आपका ऑस्मोटिक मेंटेन करना, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। फिर ग्लोब्यूलिन है, तो ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन जो है वो आपने एंटीबॉडी पढ़े हैं ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन।
इम्यूनो नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन माइक्रोबायोलॉजी में। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडीज, जो कि हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, हमको बचाते हैं किससे? बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल से। फिब्रिनोजन है तो फिब्रिनोजन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि क्या काम करता है? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वो खून जो बहता है वो थोड़ी देर बाद बंद होता है, क्लोट होता है, उसमें ये फिब्रिनोजन भी मदद करता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका कि दिस प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? तो फिब्रिनोजन। सो यहां पर राइट आंसर कौन सा है आपका? फिब्रिनोजन एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लोट करने में, ब्लड कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन आपका आंसर गलत है, क्योंकि ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? आपको आपकी बॉडी की रक्षा करना, प्रिवेंट करना, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। फिर सीरम एमाइलेज, तो सीरम एमाइलेज भी गलत है, क्योंकि सीरम एमाइलेज क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, ये एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी होता है। ये क्या है? एक एंजाइम है। फिर एल्बुमिन, तो एल्बुमिन भी गलत है, क्योंकि एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। समझ में आया? तो ये आई होप क्लियर है आपको क्वेश्चन नंबर 7। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फिब्रिनोजन है। जो भी स्टूडेंट ने फिब्रिनोजन पर राइट क्लिक किया है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है? तो कौन सा पार्ट है, कहां पर आपकी आरबीसी बनती है? तो हमने देखा है कि ब्लड सेल्स में आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों आ जाती है। और ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पर होता है? आपकी बोन मेरो के अंदर होता है। बोन मेरो के अंदर होता है, निर्माण सभी का बोन मेरो के अंदर होता है। और ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रोसेस को हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। और आरबीसी की अगर बात करें तो रेड ब्लड सेल्स भी आपकी कहां बनेगी? आपके बोन मेरो के अंदर बनेगी। और बोन मेरो के अंदर हमारे पास होती है एक स्पेशल टाइप की सेल जिसे हम स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जिससे आप कोई सी भी सेल बनवा लो, ये बना देगी। ब्लड सेल्स के अलावा भी आप मसल सेल बना सकते हो, न्यूरॉन सेल बना सकते हो, तो ये बना देगी। और इसके पास में साथ ही साथ एक और एबिलिटी ये भी होती है कि ये अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करके चलती है। मतलब जैसे इसने एक तरफ आपकी रेड ब्लड सेल्स बनाई तो पीछे ये दूसरी स्टेम सेल को छोड़ देगी, इसकी डॉटर सेल को छोड़ते हुए चलेगी, ताकि इसकी पॉपुलेशन मेंटेन होती रहे। तो कहां पर निर्माण होता है आपकी रेड ब्लड सेल्स का? बोन मेरो के अंदर। ये रही आपकी बोन मेरो, यहां पर आपकी ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम एडल्ट स्टेज के बाद की बात करें, तो अगर आप फेटल स्टेज की, फेटल लाइफ की बात करें, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, या आप बात करें इन्फेंट की, जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो उस वक्त आपका लीवर जो है वो भी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है। तो बोन मेरो की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट अगर बात करें, तो रेड ब्लड सेल्स आफ्टर एडल्ट स्टेज यहां पर, यानी कि 18 टू 20 ईयर के बाद आपकी बोन मेरो के अंदर बनता है। उससे पहले भी बोन मेरो बनाती है, लेकिन लीवर भी उसमें मदद करता है। ठीक है, सो आपका राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा? ए, बोन मेरो में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। फिर हार्ट में नहीं होता है, किडनी में नहीं होता है, और लीवर में इन फीटल लाइफ में या इन्फेंट के स्टेज में होता है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका यहां पर? ऑफ ब्लड सेल्स दैट डू नॉट एनी पिगमेंट एंड न्यूक्लियस। क्या कह रहा है कि ऐसी ब्लड सेल्स जिसके अंदर ना तो कोई पिगमेंट होता है और ना कोई न्यूक्लियस होता है। सो ऐसी कौन सी ब्लड सेल्स है हमारी? तो पहला बात करें अगर ए ग्रेन्युलोसाइट की, तो ए ग्रेन्युलोसाइट, देखो ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या आएंगे आपको? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मोनोसाइट के अंदर किडनी शेप का होता है, ठीक है, और लिम्फोसाइट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमारा गलत आंसर हो गया। फिर आता है इरेथ्रोसाइट। तो इरेथ्रोसाइट के अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहां पर ये
कंफ्यूजन हो सकता है कि इरेथ्रोसाइट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखें कि इरेथ्रोसाइट के अंदर पिगमेंट होता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप ध्यान रखकर चले कि न्यूक्लियस तो नहीं होगा लेकिन पिगमेंट तो प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सो ये वाला भी आपका गलत हो गया। ल्यूकोसाइट भी हमारा गलत है क्योंकि WBC का ही एक टाइप है और इस ल्यूकोसाइट हम WBC को ही कहते हैं और इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर आता है थ्रोम्बोसाइट क्या है, ये इस तरीके से हमारी थ्रोम्बोसाइट होती है। तो प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। तो प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ प्लेटलेट के अंदर कोई पिगमेंट भी नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, डी, जो कि जिसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही इसके अंदर कोई पिगमेंट होता है। क्योंकि जो प्लेटलेट बनती है ना वो किससे बनती है, आपकी मेगा कैरियोसाइट से। मेगा कैरियोसाइट जब इसका ब्लास्ट होता है, यानी कि इतनी बड़ी होती है, या पूरी इस तरीके से इसमें प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं और ये पूरी फटती है, तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से इसके सूडोपोडिया होते हैं ना, प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, इन्हीं से हमारी ये प्लेटलेट बनती है। इसलिए इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। समझ में आया। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने कहा है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज टेकन केयर बाय विच ब्लड कंपोनेंट। क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेकन केयर बाय विच ब्लड कंपोनेंट, कौन से ब्लड कंपोनेंट क्या पूछ रहा है कि ब्लड कंपोनेंट, कौन सा ऐसा ब्लड कंपोनेंट है जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसा कौन सा ब्लड कंपोनेंट है। तो ब्लड कंपोनेंट में RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सारी चीजें आ गई है। तो हमने इन सभी के फंक्शंस को अच्छे से पढ़ा है कि किसका क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें इन सभी के फंक्शन की, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आ गया है आपका रेड ब्लड सेल्स। तो RBC का काम क्या होता है, RBC का काम होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, और यही आयरन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है और आपके टिश्यू और सेल तक पहुंचाता है और वहां से लेकर आता है CO2 को, आपके लंग्स को देता है और वो बाहर एक्सीट आउट कर देता है। तो समझ में आया। यहीं पर आपको पहले ही आपको राइट ऑप्शन पता चल गया है कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है ऐसा ब्लड कंपोनेंट जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, RBC। फिर WBC, तो WBC का फंक्शन क्या होता है। WBC का फंक्शन होता है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, इन्फेक्शन से फाइट करना, बैक्टीरिया से फाइट करना, इन्फेक्शन से बचाना, बीमारियों से बचाना, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है, न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, जो कि हर सेल कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की रक्षा कर रही है। ठीक है। फिर आता है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काम क्या होता है, ये रही देखो प्लेटलेट कहाँ होगी आपकी, ये रही, ये जो व्हाइट कलर की छोटी छोटी से आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी प्लेटलेट है और ये है आपकी रेड ब्लड सेल्स। और ये जो है वो WBC के टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, ये सभी WBC के टाइप्स हैं। और प्लेटलेट का काम होता है आपके ब्लड को क्लोट कर, और फिब्रिनोजन का काम भी क्या होता है, आपके ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये कंप्लीट हमने देखा, आज 10 MCQ हमने पढ़े, हमारी महाराजा बैच में जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे एक वीक में, उनमें से ही हमने क्वेश्चन उठाए हैं। तो आई होप आपकी आज की क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली MCQ क्लास के साथ। थैंक यू।